जब भी मेरी शादी होती तो शादी की रात ही मेरे पिताजी मेरे पति को 40 लाख रुपए देकर कहते, मेरी बेटी को तलाक दे दो। मैं अब तक कई तलाक ले चुकी थी, मगर हमेशा पिताजी मेरी ज़बरदस्ती शादी कराकर तलाक दिलवा देते और वजह कुछ भी नहीं बताते। लेकिन माँ मुझे उसी रात कॉफ़ी पिलाती, जिसको पीते ही मैं सो जाती थी। जब आँख खुलती तो हर कोई मुझे अजीब सी नज़रों से देखता। इस बार मैंने सोच लिया कि कॉफ़ी पीने का नाटक करूँगी। जैसे ही मैं सोने का नाटक करने लगी तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा पति मेरे सामने बैठा मुझे बड़े गौर से देख रहा था, जबकि मैं शादी की सेज पर दुल्हन बनी बैठी हुई खुद में सिमटी चली जा रही थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि वह मेरी खूबसूरती में तारीफ़ों के पुल बांधे, मगर उसे यूँ बैठे बैठे जब बड़ी देर हो गई तो मैंने अपना घूंघट खुद उठाकर देखा तो मैं बोल पड़ी कि क्या बात है, आप मुझे इस तरह से घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं। राजेश की नज़रें अभी भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। वह कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो अंजलि। 2 महीने पहले हमारी मंगनी हुई थी। तुमसे पहले भी मम्मी मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते ले आ चुकी थी, मगर मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी। जब तुम्हारा फ़ोटो मैंने देखा तो एक पल के लिए वो लम्हा थमसा गया था। मुझे तो समझ नहीं आता कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। राजेश मेरी तारीफ़ करने लगा तो मेरी जान में जान आई। मैं अब मुस्कराते उसकी बातें सुनने लगी। मुझे उसकी बातें सुनना उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। वह बोलता चला जा रहा था और मैं सुकून से उसकी बातें सुनती जा रही थी। अंजलि, मैंने माँ से कहा कि मुझे यह लड़की दिलो जान से पसंद है। माँ ने भी भगवान का शुक्र किया कि चलो अब मेरे बेटे का घर बस जाएगा। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए उनको मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। मैंने भी कहा कि चट मंगनी और पट ब्याह कर देते हैं, मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। और माँ ने मेरी बात मान ली। और अब देखो ना कि तुम मेरी दुल्हन बनी सेज पर बैठी हो मेरे सामने, और पिछले 2 महीने मुझसे बिल्कुल भी नहीं कट रहे थे। मैंने एक एक दिन गिनकर गुजारा था। तुमसे फ़ोन पर बात करता था तो जी चाहता था कि तुम्हें अपने पास ले आऊं। अंजलि, आज मेरे दिल की तमाम ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, मगर अफसोस तो इस बात का है कि मैं तुम्हें हासिल करने की कोशिश भी ढंग से नहीं कर सका, और अब जुदाई का वक्त भी आ गया है। राजेश की आखिरी बातें सुनकर मैं चौंक गई थी। मैं बोली, राजेश, आप यह क्या कह रहे हैं? भगवान न करे कि हम कभी अलग हो। राजेश ने अफसोस से मुझे देखा था। फिर वह बोला, मैं जब से कमरे में आया था इसी बात को सोच रहा हूँ कि तुम ज़्यादा अहम हो या फिर 40 लाख। मेरे दिल ने तुम्हारा नाम लिया है, मगर दिमाग कहता है कि 40 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। अगर मैं सारी ज़िंदगी भी कमाता रहूँगा तो भी 40 लाख इकट्ठा नहीं कर पाऊँगा। मैं हैरत से बोली, कौन से 40 लाख और कहाँ से आए? राजेश कहने लगा, तुम्हारे पिताजी ने विदाई के वक्त मुझे देने को कहा था कि तुम जिस तरह मेरी बेटी को विदा करके ले जा रहे हो, अगर उसी तरह उसे तलाक देकर मेरे घर वापस छोड़ जाओगे तो मैं तुम्हें पूरे 40 लाख दूंगा। मुझे राजेश की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोली, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरे पिताजी मेरी शादी के लिए किस कदर फिक्रमंद थे यह आप नहीं जानते। उन्होंने बड़ी छानबीन करके मेरा रिश्ता तय किया था, क्योंकि पिताजी कहते थे कि यह शादी उम्र भर का बंधन होता है, इसलिए मैं बहुत सोच समझकर तुम्हारा शादी करूँगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पिताजी ही मेरा तलाक दिलवाना चाहते हैं? आप यकीनन मेरे साथ कोई भद्दा मजाक कर रहे हैं, मगर मैं आपको साफ साफ बता दूं, मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह बात सच है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर इस मजाक की वजह से अगर मैं रूठ गई न तो कभी नहीं मानूंगी। राजेश बोला, प्यारी अंजलि, तुम मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। राजेश ने एक ही सांस में सब कुछ कहकर मुझे खुद से अलग कर दिया, जबकि मैं मिन्नतें करने लगी थी।
मैंने तो कभी सपने में भी यह नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। शादी की सेज पर ही मुझे तलाक मिल जाएगी। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे तो राजेश बोला, बस बस, अभी रोने का वक्त नहीं है यार। मुझे डर है कि तुम्हारे पिताजी अब अपना फैसला ना बदल ले। यह ना हो कि मुझे 40 लाख में से एक फूटी कौड़ी भी ना मिले। चलो जल्दी जल्दी उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, मगर राजेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले आया। गाड़ी में बैठाकर मेरे घर के दरवाजे तक ले आया था। राजेश ने बेल बजाई तो दरवाज़ा पिताजी ने ही खोला था। पिताजी की तरफ देखकर राजेश बोला, यह ले अंकल, आपकी अमानत। अब मुझे मेरी रकम दे दे ताकि मैं चला जाऊं। मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी ने राजेश को नोटों से भरा हुआ एक बैग दे दिया था। राजेश वापस चला गया तो पिताजी मेरा हाथ थाम कर मुझे घर के अंदर ले आए थे। उन्होंने मुझे सोफे पर बैठाया और मेरा हाथ थाम कर कहने लगे कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होने से बचा ली। मैं अब फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, पिताजी मुझे बताइए, यह आपने मेरे साथ क्या किया है? आपने मुझे रुस्वा क्यों कर दिया? मैंने तो सुना था कि पिता अपनी बेटियों के घर बसाने की खातिर बहुत कुछ कर जाते हैं, मगर आपने तो मेरे पति को 40 लाख देकर मेरी तलाक करवा दी। मैं अब तलाक का ठप्पा माथे पर सजाकर कहाँ फिरती रहूँगी। रोते रोते मेरी हिचकी बंध गई थी। इतनी देर में माँ मेरे लिए कॉफ़ी ले आई थी। माँ मुझसे कहने लगी, मेरी बेटी यह कॉफ़ी पी लो। मैं चीख पड़ी थी। मैं बोली, माँ मेरा घर उजड़ गया है। मैं शादी की पहली रात ही तलाक लेकर घर वापस आ चुकी हूँ। इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप है। ऐसे में आप मुझे दिलासा देने के बजाय, अपने पति का गिरेबान पकड़ने के बजाय मेरे लिए कॉफ़ी ले आई हैं। मुझे बताइए, क्या यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? माँ ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे, जबकि पिताजी बोले, अंजलि, जब तुम्हारे फेरे हो चुके थे राजेश के साथ, उस वक्त एक रिश्तेदार ने मेरे कान में आकर मुझे बताया था कि राजेश और उसके घर वाले फ्रॉड हैं। राजेश तुमसे पहले भी कई लड़कियों से शादी कर चुका है। यह बात सुनकर तो मैं हैरत में पड़ गया था, मगर मैंने सोचा कि शायद यह झूठी खबर हो, इसलिए मैंने अपने ज़रिए से पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि राजेश सच में अच्छा लड़का नहीं है। वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देता। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, खुद ही बताओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होते हुए देख सकता था भला? नामुमकिन। मैं गुस्से से बोली, पिताजी पहले आपके लोग कहाँ मरे हुए थे? आपने पहले इस बात की जांच पड़ताल क्यों नहीं कराई? मंगनी टूट जाती तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता। अब तो मैं शादी के बाद तलाक लेकर आई हूँ। अपनी सहेलियों को क्या मुंह दिखाऊंगी? लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। पिताजी बोले, लोगों की खातिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी खराब होने देता क्या? नामुमकिन। मैं हमारी बातों से घर में शोर हो रहा था। वह सुनकर मेहमान घर के बरामदे में आ गए थे। वह तो यह नज़ारा देखकर हैरान रह गए। माँ ने जल्दी जल्दी से मुझे कॉफ़ी पिला दी। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, दिमाग सुन्न होने लगा था, हर तरफ खामोशी छाने लगी थी। देखते देखते मैं बहुत गहरी नींद सो चुकी थी। अगले दिन दोपहर के वक्त मेरी आँख खुली थी। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग इधर उधर के माहौल को पहचानने में गलती कर रहा था। मैं यही सोच रही थी, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? फिर मेरे दिमाग में रात वाला मंजर घूमने लगा था और मेरा तो तलाक हो गया है। यह बात सोचते ही मेरा दिल डूब सा गया था। मैं जल्दी से उठ बैठी और भागती हुई बाहर बरामदे में आ गई थी। सब मेहमान वापस जाने की तैयारियों में मसरूफ़ थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे थे। मेहमानों की नज़रों में मेरे लिए गुस्सा नहीं था और ना ही ताने थे। कुछ ऐसा था जिसे मैं महसूस नहीं कर पा रही थी।
माँ ने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। वह कहने लगी, अंजलि तुम दिल छोटा मत करना, मैं तुम्हारा घर जरूर बसाऊंगी और एक ऐसे आदमी को तुम्हारा जीवन साथी बनाऊंगी जो तुम्हें सराखों पर बैठाकर रखेगा, तुम्हें दुनिया जहाँ की खुशियाँ देगा। तुम अपना दिल छोटा मत करो बेटा। जब तक तमाम मेहमान चले नहीं गए मैं माँ के कमरे में ही छुपकर बैठी रही थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी का सामना कर सकूं। जब शोर थम गया तो मैं अपने कमरे से वापस आ गई थी। मैंने अपना मोबाइल उठाया और राजेश के साथ अपनी पुरानी चैट्स पढ़ने लगी थी। उसने हर मैसेज में मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। उसने हमेशा साथ निभाने का वादा किया था। उसके हर मैसेज में यही लिखा था कि वह मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसी बातें करने वाला इंसान धोखेबाज हो सकता है? मेरे दिल से यह बात जा ही नहीं रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब मुझे अपने पिताजी से बेइंतहा नफरत होने लगी थी। उनकी वजह से मेरा घर टूट गया था। मैं लोगों से डरने लगी थी, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलती थी। जबकि पिताजी यह सब देखते तो निहायत अफसोस में डूब जाते थे। वह मुझे कहते, अंजलि तुम बाहर निकला करो, घूमो फिरो, खुद को यूँ घर में कैद मत रखो। मैं उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, मगर पिताजी मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगे। वह समझाते रहते थे। एक दिन मुझसे कहने लगे, तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया तो कहने लगे कि तुम चॉकलेट खाने के लिए किस हद तक जा सकती हो। मैं बोली कि पापा मैं तो पहाड़ से भी कूद सकती हूँ। तब पापा बोले, और अगर तुम्हारे सामने मैं एक तरफ बिरयानी रख दूँ और एक तरफ चॉकलेट तो तुम किस चीज़ को चुनोगी? मुझे हंसी आ गई और बोली कि एक भी मिनट गवाए बगैर मैं बिरयानी ही खाऊंगी, क्योंकि बिरयानी के सामने चॉकलेट की मोहब्बत दिल से गायब हो जाती है। तब पापा बोले, अंजलि तुम राजेश के लिए सिर्फ एक चॉकलेट जैसी हैसियत रखती हो, जबकि पैसे उसके लिए बिरयानी जैसे हैं। उसने तुम्हें पैसों की खातिर छोड़ दिया, तो क्या अब तुम सारी ज़िंदगी उसका रोग अपने दिल से लगा कर बैठी रहोगी? मैं पापा की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। आखिर वह सच ही तो कह रहे थे। राजेश ने अगर मुझे छोड़ा था तो इसमें नहीं पापा का कसूर था और ना ही पैसों का, बल्कि असल कसूरवार तो खुद राजेश था, जिसकी नीयत खराब हो गई थी। उस दिन मैं इतना रोई थी कि दिल से राजेश का ख्याल हमेशा के लिए निकल गया था। पापा मुझे नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक लड़के की तस्वीर दिखाई तो मैंने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। पिताजी ने लड़के वालों को घर बुला लिया और मेरी किशोर की मुलाकात भी करवा दी। किशोर एक अच्छा लड़का था। वह कहने लगा, मुझे मालूम है कि आपकी पहली शादी टूट गई है। मैं जानता हूँ लड़कियों के लिए शादी का टूट जाना बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है और उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगता है। मैं आपको इस गम और सदमे से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत दूँगा। किशोर की बातें सुनकर मेरे अंदर उम्मीद जाग गई। मैंने पापा से कह दिया था कि मैं किशोर के साथ शादी करने पर राजी हूँ, पर इस बार मैं मंगनी नहीं करना चाहती थी। मैंने सीधा शादी का ऑप्शन चुना। इसलिए सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही वह दिन भी आ गया जब मेरी और किशोर की शादी हो गई। मैं खुश थी, मगर इस बार शादी की रात के लिए मेरे दिल में बहुत सारे डर और वसवसे उमड़ रहे थे। वह कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं किशोर के कमरे में बैठी थी। वह बहुत खुश था। मेरे पास आया, मेरा घूंघट उठाया और मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहनाकर बोला, अंजलि मैं तुमसे उम्र भर खुश रखने की कोशिश करूँगा। मैं मुस्कराकर बोली, क्या मुझे आपके बातों पर यकीन कर लेना चाहिए? किशोर ने हाँ में सर हिलाया और बोला, जान की बाजी लगा दूंगा, मगर आपकी आंखों में कभी आंसू ना आने दूंगा।
तभी अचानक किशोर के फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने फ़ोन निकालकर कान से लगाया तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट अचानक से गायब हो गई। वो कहने लगा, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। फ़ोन करने वाला आदमी उसे कुछ बताने लगा। उसकी बातें सुनकर किशोर कहने लगा कि मैं आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूँ। दूसरी तरफ से उस आदमी ने पता नहीं उससे क्या कहा, किशोर के चेहरे पर अचानक से मुस्कुराहट आ गई। उसने फ़ोन बंद कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, अंजलि, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। उसके यह शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगे। मैं गुस्से में बोली, तुम क्या बकवास कर रहे हो किशोर? कहने लगा, अंजलि, मैंने 1.5 साल पहले ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी। उस कंपनी ने मुझे बहुत बुरे हालात से गुजारा। तनख्वाह भी बहुत कम थी, जबकि मेरे हुनर के सामने इतनी छोटी नौकरी बिल्कुल भी ना जचती थी। हालांकि उस कंपनी वालों ने मेरे वजह से बहुत तरक्की की, लेकिन फिर भी मेरी तनख्वाह बढ़ाई नहीं, मुझे कोई इज्जत नहीं दी। जिस दिन मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया था, तब तुम्हारे पापा कहने लगे, मुझे बताओ किशोर, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उसने बोला था कि अगर मुझे 20 लाख रुपए मिल जाए तो मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। अभी तुम्हारे पिता का फ़ोन आया था, वह मुझे 40 लाख रुपए देने पर राजी हैं। बदले में उन्हें मुझसे तुम्हारे लिए तलाक चाहिए। मैं तुम्हें तलाक हरगिज़ न देता, मगर एक तरफ तुम थी और दूसरी तरफ मेरा एक बहुत बड़ा सपना। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे के लिए अलग हो चुके हैं। मेरा यह बातें सुनकर सर चकराने लगा। गुस्से से मेरे गाल लाल हो गए थे। मैं दहाड़कर बोली, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, मैं खुद चली जाऊंगी। किशोर मुस्कराकर बोला, यार, मेरी मजबूरी है कि तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा है कि अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ने आए तभी तुम्हें पैसे दूंगा। इसलिए अगर मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी करना पड़े तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैंने सर हिला दिया था। मैं कुछ कहे बिना ही किशोर के साथ चल पड़ी। जो मर्द मुझे पैसों की खातिर तलाक दे सकता था, फिर वह कुछ भी कर सकता था। घर के दरवाजे पर किशोर ने ही बेल दी थी, जबकि पिताजी मुझे देखकर बोले, आ गई मेरी बेटी। वह इस अंदाज में मुझसे पूछ रहे थे जैसे कि कोई बात हुई ही ना नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं घूमने गई थी और वहाँ से वापस आई हूँ। मैं कुछ नहीं बोली। पिताजी बाहर निकलकर उनसे बातचीत करने लगे। तभी मेरी माँ मेरे लिए कॉफ़ी ले आई थी। माँ और पिताजी ने दूसरी बार भी मेरा घर उजाड़ दिया। तभी मुझे पीछे से पापा की आवाज़ सुनाई दी, किशोर एक अच्छा लड़का नहीं था, वह तुम्हें खुश नहीं रख पाता। मैं गुस्से में बोली, पापा, मुझे हैरत होती है कि आपने करोड़ों का बिजनेस अकेले कैसे संभाला हुआ है, जबकि आप में तो कोई भी फैसला करने की ताकत नहीं है। आपको इतना भी मालूम नहीं आपके सामने बैठने वाला आदमी अच्छा है या धोखेबाज है। आपको अगर किशोर पर शक था तो आपने उससे मेरी शादी कराई ही क्यों? मेरी दहाड़ से मेरी माँ हिल गई। मम्मी कहने लगी, बेटा, यह कॉफ़ी पी ले, तुझे सुकून मिल जाएगा। मैंने ना में सर हिला दिया, मगर माँ ने ज़बरदस्ती ही मुझे कॉफ़ी दिया। कॉफ़ी पीते ही मुझे सुकून मिल गया। मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं बहुत देर से उठी थी। दिन निकल आया था। मैं सोकर उठी तो मेरे घर के नौकर मुझे बहुत हैरत से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आता था कि यह सब क्यों हो रहा है। अब मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। मैं किसी से मिलती जुलती नहीं थी। पापा एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे, कितने दिन हो गए, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा था कि तुम बाहर आओगी, हमारे साथ मिल जाओगी, बातें करोगी, मगर तुमने तो हमसे दूरी बना ली। मैंने कहा, पापा, मुझे बताएं, आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? आपने मेरी तलाक क्यों करवाई? पापा कहने लगे, बेटा, कभी कभार अपनी औलाद की बेहतरी के लिए इंसान को करना पड़ता है।
वरना दुनिया में ऐसा कौन सा पिता होगा जो यह चाहेगा कि उसकी बेटी को मुश्किल हालात का सामना करना पड़े। मेरा बस चले तो तुम्हारे पाँव भी अपने हथेली पर रखूं, मगर यह दुनिया है बेटा, यहाँ माल और संतान इंसान की आजमाइश के लिए ही है। मैंने जो कुछ भी किया बड़ी तकलीफ़ में किया है। मैं हरगिज ऐसा नहीं करना चाहता था। मैंने सर हिला दिया और बोली, पिताजी आखिरी बार था, मैं अब आपको और अपने एहसास और जज्बात के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दूंगी। पिताजी बोले, हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम कहोगी। उस दिन के बाद मैं पिताजी और माँ के साथ बैठने लग गई। मेरे दिल में बहुत से सवाल थे। पिताजी मुझे तलाक क्यों दिलवाते थे? क्या मेरे दोनों पति ही बुरे थे? अगर बुरे ही थे तो पिताजी को इसके बारे में पहले से क्यों नहीं पता चलता था? शादी की रात क्या कोई उनका मुखबिर आकर उनको बताता था कि तुम्हारी बेटी का पति अच्छा नहीं है, उसे तलाक दिलवा दो? चलो यह भी मान लिया कि पिताजी को पता चल जाता था, फिर वह 40 लाख की रकम देकर ही मुझे तलाक क्यों दिलवाते थे? मैं अभी उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ नहीं पाई थी कि पिताजी ने मुझसे कह दिया कि वह मेरी तीसरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं तो पिताजी की बात सुनकर ही आपे से बाहर हो गई थी। मैं बोली, नहीं नहीं पिताजी, अब बस हो गई। मैं आपको अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दूंगी। पिताजी बोले, बेटा अब की बार मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है। मैं बोली, पिताजी अगर मेरे लिए लड़का आसमान से भी उतारा जाए तो भी मैं तीसरी बार शादी नहीं करूंगी। पिताजी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगे थे। वह बोले, मैं जब जब तुम्हें उदास देखता हूँ तो मेरे दिल के टुकड़े हो जाते हैं। मेरी बेटी मुझे माफ़ कर दो। मैं अगर तुम्हें यूं ही उदास देखता रहा तो अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। मैं तो पिताजी की बात सुनकर ही घबरा गई थी। वह इस हद तक भी जा सकते थे क्या? मैं बोली, पिताजी आप मुझे मजबूर ना करें। पिताजी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली थी। मैं तीसरी शादी के लिए तैयार हो चुकी थी, मगर इस बार ना तो मेरा दिल था ना ही मेरे दिमाग इस बात की इजाज़त दे रहे थे कि मुझे तीसरी शादी करनी चाहिए। बस एक मजबूरी थी जो मुझे निभानी पड़ रही थी। मेरी तीसरी शादी की रात भी मेरी दूसरी दोनों शादियों की तरह ही गुजरी थी। मेरे तीसरे पति ने भी मेरे बाप के कहने में आकर मुझे तलाक दे दी थी। मैं गम और गुस्से से पागल हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करूं और क्या ना करूं। दिल चाहता था कि पूरी दुनिया को आग लगा दूं और अपने बाप के घर से भाग जाऊं। मेरा तीसरा पति भी मुझे अपने पिता के घर छोड़कर चला गया था। अब मुझे अपने पिताजी से नफ़रत हो गई थी। पिताजी अगर यह सब कर रहे थे तो माँ उन्हें क्यों नहीं रोकती थी और वह मेरे लिए कॉफ़ी लेकर हाजिर हो जाया करती थी। 1 महीना ही सुकून से गुजरा होगा कि पिताजी ने फिर से शादी की रट लगा ली। वो कहने लगे, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारा घर बसाना चाहता हूँ। मैं गुस्से से बोली, मैं आपके मुंह से दोबारा यह सब नहीं सुनना चाहती। तो पिताजी कहने लगे, ठीक है, अगर मेरी बेटी का घर नहीं बस सकता तो मेरा घर भी क्यों बसे। मैं तुम्हारी माँ को तलाक देकर उसको खुद से अलग कर दूंगा। मैं पिताजी की और बड़ी हैरत से देख रही थी। क्या यह उनकी मोहब्बत थी मेरे लिए या फिर वह मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे? मगर क्यों, यह क्यों अब मेरे होशो हवास पर सवार हो गया था? इसका जवाब मुझे चाहिए ही चाहिए था। इसलिए मैं बोली, पिताजी ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। पिताजी ने मेरे लिए लड़का तो पहले ही ढूंढ रखा था, बस मेरी तरफ से इजाज़त मिलने की ही देर थी। मेरी शादी कर दी गई थी। मैंने लड़के की सिर्फ तस्वीर देखी थी। पिताजी कह रहे थे कि शादी से पहले एक बार मिल लो, मगर मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि मैं जानती थी कि इस शादी का अंजाम भी तलाक पर ही होना था। खैर, तय किए गए मुहूर्त पर मेरी शादी हो गई और मैं अपने चौथे पति की सेज पर बैठी हुई थी। सूरज मेरे पास आया तो कहने लगा, अंजलि
मैं यह नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी 3 तलाक क्यों हुई है। मैंने तुम्हें दिलो जान से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है। मैं मुस्कराकर बोली, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि मुझे 3 बार तलाक क्यों हुई है। वह हैरत से मुझे देखता रहा और फिर हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। सूरज ने ही उठकर दरवाज़ा खोला था। वह बाहर निकल गया था, जबकि मैं धड़कते दिल पर काबू पाकर उसका इंतज़ार कर रही थी। ना जाने अब क्या होगा। तब सूरज कमरे में आया और कहने लगा, अंजलि, तुम्हारे पापा ने एक आदमी को भेजा था। वह कह रहे थे कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ तो वो मुझे 40 लाख रुपए देंगे, मगर मैं अपनी बीवी को अपनी इज्जत समझता हूँ और पैसे के लालच में तलाक नहीं दे सकता। यह बात मेरी गैरत के खिलाफ है। मैं बड़ी हैरत से अपने पति को देख रही थी। क्या मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपने शब्दों पर जमे रहे, जिनको पैसे का लालच तोड़ ना सके? मैं सूरज को आजमाने की खातिर बोली, सूरज, मेरी पहली भी तलाक इसी वजह से हुई है। मेरे पति मुझे पैसे की खातिर छोड़ जाया करते थे। आप क्यों इतनी अच्छी डील अपने हाथ से गंवा रहे हैं? वह मुस्कराकर बोला, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा हाथों का मैल होता है। मेरे माँ बाप और मेरी बीवी ही मेरी पूरी दुनिया है, ना कि पैसा। मुझे लगा था कि मेरा दिल खुशी से फट जाएगा। फिर मैं बोली, सूरज, एक बात कहूँ? उसने हाँ में सर हिला दिया। तो मैं बोली, मैं इस चीज़ से बेखबर हूँ कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ यह सब क्यों किया है। मैं अब हकीकत मालूम करना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे साथ चले और यह जाहिर करें कि मुझे तलाक दे चुके हैं, फिर सब पता चल जाएगा। सूरज ने मेरी बात मान ली और हम मेरे माता पिता के घर चले आए थे। पिताजी सूरज से बात करने लगे, जबकि मैं घर में आकर रोने लग गई थी। माँ ने मुझे कॉफ़ी लाकर दिया तो मैंने उनसे नज़र बचाकर कॉफ़ी गिरा दिया था और कुछ सोने का नाटक करने लगी थी। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि हमारे घर में बहुत से लोग आने लगे थे। पहले तो एक नर्स आई थी, उसने मेरा चेकअप किया तो कहने लगी, इसको फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। यह लड़की मर्द को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आप इसकी शादी करते ही क्यों हैं? यह अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगेगी, तब आपको सुकून रहेगा। फिर एक वकील घर में आ गया। पिताजी ने नर्स की कही हुई बातें वकील को बता दी थी। नर्स ने भी वही बात वकील के सामने दोहराई। फिर सूरज को भी वहीं पर बुला लिया गया था। वह कहने लगा, वकील साहब, मैं जैसे ही कमरे में पहुंचा, मेरी बीवी ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे मारने पीटने लगी। फिर बोली, तलाक दे दो, नहीं तो अपनी जान ले लूँगी। इसलिए मैंने तलाक दे दी। ऐसा मुझे अंजलि के पिताजी ने कहने को कहा था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं भी उठकर बैठ गई थी और वकील साहब से बोली, यह सब मेरे खिलाफ साजिश है। मेरे पिता ने 3 बार मुझे तलाक दिलवाई है। वकील ने सर हिला दिया और बोला, अंजलि, आपके सगे पिता ने मरने से पहले आपकी सारी जायदाद आपके नाम कर दी थी, मगर उनकी वसीयत में यह शर्त रखी थी कि जब तक आपका घर बस नहीं जाता, यह जायदाद आपके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। आपका सौतेला बाप शायद इसलिए यह खेल खेल रहा होगा। वह हर बार आपको तलाक दिलवाकर मुझे बुला लेता था और कहता था कि मेरी बेटी घर बसाने के काबिल नहीं है, उसके साथ मानसिक परेशानी है, और फिर ऐसा ही बयान आपका पति भी दे जाता था। मैं हक्का बक्का रह गई थी। क्या सच में यह इंसान जिसको मैंने सारी ज़िंदगी पिताजी की तरह चाहा, वह मेरा बाप था ही नहीं? मैं बोली, माँ, अगर यह शख्स मेरा सगा बाप नहीं था तो क्या हुआ? आप तो मेरी सगी माँ थी ना, फिर आपने यह सब क्यों किया? सूरज कहने लगा, मैं बताता हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता के साथ रहते हुए इस शख्स के साथ मोहब्बत की नज़दीकियाँ बढ़ा ली थी और फिर उसके साथ घर से भागकर डिवोर्स ले ली थी। तुम्हारे सगे बाप इसी सदमे में चल बसे थे, इसलिए उन्होंने ऐसी वसीयत की थी। तुम्हारी माँ की आंखों से शायद अभी तक इस शख्स की मोहब्बत की पट्टी नहीं उतरी।
जो यह तुम्हारे साथ यह सब करने से बाज नहीं आई। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। आज मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। सूरज ने ही मुझे सहारा दिया था। मैंने अपने माता पिता के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया था। उनको पुलिस पकड़कर ले गई थी। जिन लोगों ने मुझ पर रहम नहीं किया, भला मैं उन पर तरस कैसे खा सकती थी। फिर जब इन लोगों को सज़ा नहीं मिल जाती, इन लोगों की हरकतें बदलने वाली नहीं थी। सारी जायदाद मेरी हो चुकी है। मैं और सूरज ही हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। सच है कि पैसा बहुत बुरी आजमाइश है, या अपने सगे लोगों का खून सफ़ेद कर देता है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।